तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसडीएमएम एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, हम लोग जीके पर डे पढ़ रहे थे, उसी क्रम में अगली वीडियो आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस है, एसएससी जीडी है, वीडियो री एग्जाम है ना, आने वाला पेट है या कोई भी परीक्षा है जिसकी आपको तैयारी करनी है, तो मैं जीके का मिक्स प्रैक्टिस करवाता हूँ और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रहता है। एकदम एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं, फालतू की पंचायत नहीं करते हैं, है ना। तो आप निश्चिंत होकर इस प्रैक्टिस सेट को पर डे देखिए, इसका रिवीजन कीजिए, बहुत काम आने वाली है। पुलिस वगैरह की आप परीक्षा देने जाओगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को एसएससी जीडी में मिलने वाले हैं। सीजीएल आपका आने वाला है, तो जीके की मिक्स प्रैक्टिस है, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं। तो प्लीज इसको पर डे लगाइए, इसका रिवीजन कीजिए, अच्छा कंटेंट है, मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो प्लीज इसको अच्छे से देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी आप कर लेने। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, आपको ये बताना है। तो ये बोल रहा है कृषि योग्य भूमि की बात कर रहा है, टोटल भूमि की नहीं बात कर रहा। ये कह रहा है कि जहां पर कृषि हो सकती है, जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है, उसकी बात कर रहा है। कृषि योग्य जो भूमि है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19% जो है कृषि योग्य भूमि केवल उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर वैसे पूछता कि ओवरऑल जितना टोटल इंडिया का क्षेत्रफल है, उसका कितना क्षेत्रफल अपने यूपी द्वारा घेरा जाता है, तो उसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है 6.88%। ठीक है, 6.88% हो जाता, जो कि अपने यूपी के द्वारा कवर किया जाता है। टोटल जो इंडिया का क्षेत्र है, उसके क्षेत्र का 6.88% है, अपने यूपी के द्वारा कवर किया जाता है। और अगर यहीं पे बात करते हैं पॉपुलेशन का कितना परसेंट यूपी में रहता है, तो आपको पता है काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसका सही जवाब हो जाता 16.49%। पूरा आपको ध्यान रखना है, 49 है ना, 16.49% पॉपुलेशन है, आबादी है ना, जनसंख्या है। अगर हम लोग, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश टॉप पर है, तो अगर आपसे ये पूछे कि कितने प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है भारत की, तो आप कहेंगे 16.49% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश कितना क्षेत्रफल घेरता है भारत का, तो आप बोलेंगे 6.88% क्षेत्रफल घेरता है उत्तर प्रदेश। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो ये 4th नंबर पे आता है। आपको ध्यान रखना, राजस्थान पहले नंबर 1 पर राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद एमपी हो जाएगा, और एमपी के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद अपना यूपी आता है 4थे नंबर पे। आपको ध्यान रखना, अपना यूपी हो जाएगा। इस क्रम को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अपना यूपी 4थे नंबर पे आएगा। ओके, फिर अगर हम लोग यहाँ पे यूपी की बात कर ले, देखिए आपसे पूछा था कितने कृषि योग्य भूमि पूछ रहा था। एक क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है, वो पूछता है कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। क्या बोलता है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं अपने उत्तर प्रदेश में, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगर आपसे पूछेगा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो आप प्लीज इसका ध्यान रखना, काफी पूछा जाता है। कृषि जलवायु क्षेत्र अगर आपसे पूछेगा कितने हैं, तो आप बोलेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हो जाएंगे। और कृषि योग्य भूमि पूछेगा तो 19% हो जाएगा। अगर टोटल आपसे यहाँ पे पूछा कितना परसेंटेज इंडिया का यूपी कवर करता है, तो आप बोलेंगे 6.88%। और पॉपुलेशन पूछेगा तो आप बोलेंगे 16.49%। चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं, आपको पता है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन में तो टॉप करते हैं, आप सबको मालूम है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की स्थापना की, तो आप सबको पता भी होगा 24 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय, हम लोग यहाँ पे क्या मनाएंगे, बालिका दिवस। ओके, 24 जनवरी 1950 को स्थापना होती है उत्तर प्रदेश की, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर नहीं पता आपको, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। और बाकी आप सब जानते हो इसके बारे में, कोई दिक्कत है नहीं। पलाश के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, पलाश पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा। और अशोक जो है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज देख लीजिए, अशोक आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाएगा, पलाश हो जाएगा राजकीय पुष्प। और अगर यहाँ पे राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा हो जाएगा, आप ध्यान रखना, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा, पलाश राजकीय पुष्प हो जाएगा, और अशोक जो है राजकीय पेड़ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़। और पलाश को जंगल की आग कहा जाता है, ध्यान रखना, जंगल की आग बोलते हैं पलाश को, जंगल की आग। ओके, तो यूपी से ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बताने के लिए। तो देखो यूपी में बहुत सारी चीजें आपको बताता रहूंगा, तो 1 घंटे की वीडियो सिर्फ इसी में बन जाएगी ना। लेकिन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि हम लोग मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, देखें। यस, कम ऑन, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है 141 नंबर लिखा है कि यूनेस्को की कार्य की भाषा क्या है। आपको ये बताना कि यहाँ पे जो कार्यकारी भाषा होती है वो कौन सी भाषा। इसी तरह पूछता है मुगलों की कार्यकारी भाषा क्या थी, उनके राजकीय या फिर उनके दरबार की जो कार्यकारी भाषा थी मुगलों की, मुगल, तो वहां पे फारसी आंसर होता। फारसी बड़ा पूछा था क्वेश्चन कि मुगलों के राजकीय भाषा क्या थी, उनके राज दरबार में कौन सी भाषा यूज होती, तो फारसी, मुगलों की ध्यान रखना फारसी थी।
और आपसे पूछ रहा है यूनेस्को की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो यूनेस्को की बिल्कुल सीधा सीधा जवाब हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। केवल 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को की अगर हम लोग बात कर लें तो यूनेस्को को आपको ध्यान रखना है कि 4 नवंबर 1946 को हम बात कर रहे हैं, 4 नवंबर 1946। 46 का मतलब अपना देश जब आजाद हुआ था ना, उससे 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसकी स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी हो जाएगा। और इसका मुख्यालय अगर पूछेंगे, हेडक्वार्टर पूछेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, यूनेस्को का पेरिस में हो जाएगा, पेरिस। ओके, पेरिस आपको पता है फ्रांस की कैपिटल है और सीन नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। सीन नदी, पेरिस कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, सीन नदी के। पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है और सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसी पेरिस में क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। अपने देश के आजाद होने से 1 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी जो है कार्यकारी भाषा हो जाएगी, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं, आपको ये बताना है ना, टाइगर रिजर्व नहीं, आपको बताना है कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। ओके, तो ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी, क्योंकि मानस आपका असम में स्थित है। मानस कहाँ पे है, असम में है। और इस सिंगल हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना है, सिंगल हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। मानस असम में है, आपको ध्यान रखना, असम में हो जाएगा। और एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। बात करेंगे हम लोग चिल्का की, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, कौन सा एक बाघ संरक्षित नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं है, आपको बताना था, तो मानस हो जाएगा क्योंकि ये गैंडे वाला है, आपको पता है। फिर चिल्का की बात करेंगे तो चिल्का झील जो है ये एक झील है और ये कहाँ पे है, चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में, आपको ध्यान रखना, ओडिशा राज्य में हो जाएगी। और इसको विश्व आर्द्र भूमि भी घोषित कर दिया गया है, इस झील को विश्व आर्द्र भूमि भी घोषित कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंडिया में वर्तमान में 75 विश्व आर्द्र भूमि है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं हम लोग। और 75 वर्तमान में भारत में विश्व आर्द्र भूमि स्थल है। और झील जो चिल्का झील उड़ीसा की है, उसको भी विश्व आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें तो दुधवा की, तो दुधवा यूपी का हो जाएगा। और कान्हा किसली, मध्य प्रदेश, कान्हा कहाँ का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ओके, तो ओके, यहाँ पे आपसे पूछा था, तो बाकी सब में टाइगर रिजर्व एक तरह से कह सकते हैं बाघ संरक्षित है, लेकिन जो मानस है असम है, एक सींग वाले गैंडे के लिए हो जाएगा। और यहाँ ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया था किसके बारे में, यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को का भी आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत में यूनेस्को की कितनी साइट है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे वर्तमान में भारत में कितनी यूनेस्को साइट है, यूनेस्को साइट अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना 40 हो जाएंगी। 40 यूनेस्को साइट वर्तमान में इंडिया में, 40 यूनेस्को साइट्स आर इन इंडिया करंटली। ओके, वर्तमान में 40 यूनेस्को साइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 143 लिखा है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब मेरठ हो जाएगा। यूपी का जो आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया की हम लोग यहीं पे बात करते हैं, अगर बात इंडिया की करते हैं तो इसका कहाँ पे हो जाता है, इसका हो जाता है शिमला में। कहाँ हो जाता है, शिमला में हो जाता है, शिमला। ओके, तो शिमला में हो जाता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते हो शिमला है। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का आलू, अगर आपसे पूछता है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश ना लिखता, सिर्फ इंडिया भी ना लिखता, वो सिर्फ लिखता आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिर आपको शिमला करना पड़ता। लेकिन उसने स्पेशल पूछ लिया उत्तर प्रदेश का आलू, तो उत्तर प्रदेश का आलू आपको ध्यान रखना मेरठ हो जाएगा। देखो आलू जैसा लटका भी है नीचे ना, मेरठ में देखो जैसा लग रहा है आलू लटक रहा है नीचे, आलू, तो वाओ व्हाट अ ट्रिक ना। तो मेरठ में आलू लटक रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। और शिमला ध्यान रखना भाई साहब, कहाँ का है, शिमला मिर्च के साथ आलू की सब्जी बनाते हो ना, तो बिल्कुल याद रखें, इंडिया वाले शिमला मिर्च के साथ आलू की सब्जी बनाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश वाला, आपको बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। 144 क्या लिखा हुआ है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन आपको बताना है, बहुत पूछी जाने वाली बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। लाइफ डिवाइन आप बताएंगे किसकी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाइफ डिवाइन वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, हाँ, तो अरविंद घोष इसके सही जवाब हो जाएंगे, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। देखिए यहाँ पे प्रिंट इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई भी पड़ रहा है और दिख रहा है, मतलब स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी यार देखो टाइपिंग तो मैं करवा नहीं सकता हूँ, आप जान ही रहो, इतना छोटा सा चैनल है, टाइपिंग करवाने के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है ना, तो वो सब तो अभी नहीं करवा सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ खुद से जितना अच्छा करने की,
कर रहा हूँ ना, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। जैसे प्रमोट होगा चैनल वैसे वैसे चीज़ें और बेहतर करने की कोशिश करता रहूँगा ना। तो लाइफ डिवाइन आपसे पूछा था, अरविंद घोष हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे और ऑप्शन की बात करें, जैसे ऑप्शन ए की बात करें, तो अगर आपसे पूछेगा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो फिलोसफर थे, जो दार्शनिक राष्ट्रपति, अगर आपसे पूछेगा भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे, तो ध्यान रखना भाई साहब, ये एस राधाकृष्णन जो थी भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे, फिलोसफर प्रेसिडेंट थे, दार्शनिक राष्ट्रपति थी। हाँ, दर्शन शास्त्र के काफी विद्वान थे, तो दार्शनिक राष्ट्रपति अगर आपसे पूछेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे, तो राधाकृष्णन थे। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मुल्क राज आनंद की, तो इनकी पुस्तक आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है, कुली नाम की पुस्तक है ना, कुली नंबर 1 पिक्चर देखे थे ना, तो कुली नाम की अगर आपसे पूछेगा बुक किसकी है, तो मुल्क राज आनंद की हो जाएगी। और देखो मुल्क राज आनंद, इनके नाम से ही लग रहा है पूरे मुल्क को, पूरे देश को क्या हो गया था, आनंद आ गया था। जब कुली पिक्चर आई थी, कुली नंबर 1, तो पूरे मुल्क को क्या हो गया था, आनंद आ गया था। तो बिल्कुल आपको याद आएगा। पूछेगा बताओ कुली नाम की जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है, आपको याद आएगा। अच्छा, कुली मूवी जब आई थी तो पूरे मुल्क को आनंद आ गया था, तो बस मुल्क राज आनंद हो गए। स्वामी विवेकानंद की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके बारे में आपको याद रखना है 1993 का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, अमेरिका में होता है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, और उसको संबोधित कौन करता है, अपने स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं अमेरिका, शिकागो जाते हैं और वहां पे विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हैं 1993 में। इनको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और स्वामी विवेकानंद की याद में आप सबको याद ही होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, सबको पता होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। ओके, अगला 145 देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको बताना है, सरकारी योजना है, ये किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है, स्कीम है, वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना। तो देख लेंगे, सारे ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका बताएंगे क्या हो जाएगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे फटाक से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ये चलाया गया था, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो देखेंगे इसका तो सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ से मैं आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाले, शिक्षा से बनने वाले, जो भी यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनको सुनेंगे जरा। यहाँ पे पहले तो आपको ध्यान रखना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ये चलाया गया था। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था एक प्रकार का, जो विद्यालयी शिक्षा को थोड़ा सा उसकी गुणवत्ता को सुधारना था। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, इसको ध्यान देना आपको, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 1992 से 1997, 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ध्यान रखना। और इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है, जो कि राष्ट्रीय कार्यक्रम था एक प्रकार का, जो कि विद्यालय की शिक्षा को सुधारने के लिए चलाया गया था। देखो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे शिक्षा से संबंधित पूछता है, तो आपको 1835 वाला याद रखना है, 1835 याद रखना है। लॉर्ड मैकाले, कौन, मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको बोलते हैं, लॉर्ड मैकाले को बोलते हैं। और यहाँ से आपको ध्यान रखना कि 1835 का अधिनियम था, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। इंग्लिश जो है लैंग्वेज में पढ़ाई लिखाई की जाए, इसके बारे में था, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था 1835 का अधिनियम। लॉर्ड मैकाले को ध्यान रखना, लॉर्ड मैकाले इसको लेकर आए थे, लॉर्ड मैकाले। ओके, कहा कि मैं काले, लॉर्ड मैकाले, लेकिन सबको इंग्लिश सिखा के मानूंगा, मैं काला हूं लेकिन इंग्लिश सिखा दूंगा, मैं काले, तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा। और यहीं पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी, 1813 का जो अधिनियम आया था, 1813, उसमें भारत को क्या दिया गया था, मतलब इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपको ध्यान रखना पर ईयर, 1 लाख रुपए दिया जाएगा प्राथमिक शिक्षा सुधारने के लिए, 1 लाख रुपया आपको ध्यान रखना पर ईयर दिया जाएगा। मतलब जो अंग्रेजी हिंदी की बात नहीं थी, यहाँ पे था प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर दिया जाएगा, 1 लाख रुपए, ये ध्यान रखना। 1 लाख रुपए पूछता है कि किस अधिनियम के तहत दिया जाता था शिक्षा को सुधारने के लिए, तो 1813 का अधिनियम। और इसी 1813 के अधिनियम में चाय और चीनी का जो एकाधिकार था व्यापार का, उसको भी समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीनी पर एकाधिकार था, तो इसी 1813 के अधिनियम के तहत चाय और चीनी पर, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस का, व्यापार का जो एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया। ध्यान रखना, चाय और चीनी के एकाधिकार को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो 1813 का अधिनियम, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और 1813 के अधिनियम से एक और चीज पूछी जाती है कि ब्रिटिश मिशनरियों को, सुनना ध्यान से, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की आजादी, स्वतंत्रता कौन से अधिनियम से दी गई, तो ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की जो आबादी है,
आज़ादी है, सॉरी, वो जो आज़ादी है किस कब दी गई? 1813 का दिन। चीनी चाय पर एकाधिकार को समाप्त किया गया और ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की आज़ादी दे दी गई 1813 का अधिनियम। ओके, उसके बाद देखो एक शिक्षा से संबंधित और जो पूछा जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 1854 का मैंने बताया क्या? नहीं बताया। 1854, 1854 का जो वुड डिस्पैच था, क्या था? वुड डिस्पैच। ओके, वुड डिस्पैच, डिस्पैच, इसको जरूर ध्यान रखना। 1854 का वुड डिस्पैच, क्योंकि इसको भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 का जो वुड डिस्पैच था भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ध्यान रखना, मैग्ना कार्टा। ओके, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा बोलते थे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 1854 के वुड डिस्पैच को शिक्षा से संबंधित है, पूछेगा, ध्यान रखना। 1854 का वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आपको क्या एक चीज और ध्यान रखेंगे, बस वुड डिस्पैच याद रखना है, और एक याद रखना सचर समिति। क्या? सचर, सचर, है ना, सचर समिति का नाम याद रखना, सॉरी, सचर समिति का नाम याद रखना, ये मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। बस आपको बस इतना सा याद रखना, जो सचर समिति है वो मुसलमानों की शिक्षा से संबंधित है, मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है सचर समिति। ओके, मुस्लिम शिक्षा सचर समिति। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो अगर हम लोग बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो ये 1939 से 1945 तक हुआ था। ये बात ध्यान रखना, 1939 से 45 तक हुआ था, 1939 से 1945 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो कहाँ से कहाँ तक हो, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चलता है। और अगर बात करें पहले की, तो 1914 से लेकर कहाँ तक चलता है? 1918 तक चलता है। 1900, ये आपको कम से कम ध्यान रखना है, 1914 से 1918 पहला चलता है और 1939 से 1945 तक दूसरा चलता है। तो वो पूछ रहा था कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस समय विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये 40 से लेके 45 तक था। 1940 से लेकर 1945 तक विंस्टन चर्चिल था। और चर्चिल के बारे में एक चर्चा भी आपको ध्यान रखनी है, चर्चिल की एक चर्चा बड़ी चर्चित है अपने इंडिया में। वो क्या है? चर्चिल की जो प्रसिद्ध चर्चा अपने इंडिया में है वो ये है कि महात्मा गांधी को आधा नंगा फकीर किसने बोला था? अर्धनग्न फकीर। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, आधा नंगा फकीर किसने बोला था? चर्चिल ने ही बोला था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी को आधा नंगा फकीर बोला था चर्चिल ने। ओके, फिर अगर बात करें हम लोग क्लेमेंट एटली की बात करें, तो इनसे जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लेमेंट एटली हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्योंकि ये जो 45 से लेके 51 तक थे, है ना, जब ये रिटायर हो गए भाई साहब विंस्टन चर्चिल, तो चर्चिल के बाद कौन आएगा? क्लेमेंट एटली आएंगे। 1945 से देखो इनका खत्म होता है, इनका स्टार्ट होता है। तो 1945 से 1951 तक रहेंगे और देश कब आजाद होता है? 47 में आजाद होता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्लेमेंट एटली जब भारत आजाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा जब देश आजाद हो रहा था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है इनके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे, जेबी कृपलानी हो जाएंगे, कृपलानी, है ना, कृपलानी। इनका भी नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना, काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जब देश आजाद हो रहा था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। ओके, तो क्लेमेंट एटली देश की आजादी के समय, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अगर बोलेगा तो चर्चिल हो जाएंगे, ध्यान रखना। ओके, ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला विश्व युद्ध कब होता है? 14 से 18, दूसरा होता है 39 से 45। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, 147 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। लिखा, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। तो ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, पाकिस्तान इसका सही जवाब हो जाएगा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, एफएटीएफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आप इसका स्टैटिक के तौर पे इसको याद कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो जाएगा एफएटीएफ को जो फुल फॉर्म होता है। इतना सा आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और अगर ये पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका भी मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में ही इसका मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखना। अभी फ्रांस के पेरिस में आपको मैंने बताया था, किसका बताया था? यूनेस्को का बताया था ना। यूनेस्को की कितनी साइट इंडिया में? 40 साइट है। ओके, तो यूनेस्को एफएटीएफ का भी मुख्यालय अगर पूछेगा तो फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया। ग्रे लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे मतलब अस्थिरता लाते हैं अपने पूरे क्षेत्र में, अपने पूरे रीजन को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोगों को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो ये पाकिस्तान ऐसे लिस्ट में डाला गया है। ओके,
फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 148 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, विच इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ का परमानेंट मेंबर कौन है आपको ये बताना है 148 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या जापान। तो आप सबको मालूम होगा इसका आंसर जापान होगा। जापान यूएनओ का जो है स्थायी मेंबर नहीं है, यूएन का स्थायी मेंबर नहीं है। फ्रांस इसका स्थायी मेंबर नहीं है। ओके, तो अगर इसकी बात हम लोग करें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूएनओ बोलेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अगर इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो बिल्कुल ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर। अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ताकि दोबारा विश्व युद्ध ना होने पाए इसके लिए एक संस्था बना दी गई। वो जब भी किसी भी रीजन में अस्थिरता होगी, कोई डिस्टर्बेंस होगा तो उसको रोकेगा, उस पर काम करेंगे कौन? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। आपको याद रखना क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। न्यूयॉर्क आपको याद रखना, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। तो देखो भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर आपको संयुक्त रहना है, मिलजुल के रहना है तो नए नए यार बनाने पड़ेंगे। न्यूयॉर्क तो आप भूलोगे नहीं, संयुक्त होकर रहना है, मिल के रहना है तो यार प्यार करके रहना पड़ेगा, यार यार करके रहना पड़ेगा। तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ओके, न्यूयॉर्क में मुख्यालय हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो स्थायी सदस्य कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं और कौन यहाँ पे अस्थायी सदस्य बनते हैं, कितने वक्त के लिए बनते हैं, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो फटाफट से देख लेंगे इनके जो परमानेंट मेंबर होते हैं, स्थायी 5 सदस्य, इनका नाम आपको याद रखना है जरूर, आपको याद भी होगा। पहला तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के बाद आपको याद रखना है रसिया हो जाएगा। अमेरिका हो गया, रसिया हो गया। रसिया के बाद आपको चाइना याद रखना है, देखो है ना, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया। फिर फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस के बाद यूके हो जाएगा, यूके हो जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात चल रही है ना। अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास वीटो पावर होता है। 5 परमानेंट मेंबर के पास क्या होता है? वीटो पावर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो इसके टोटल मेंबर हैं 193, 193 जो देश इसके सदस्य हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? 193 जो इसके सदस्य देश हैं। इन्हीं में से किन्हीं को, किसी भी देश को जो भी वहाँ पे किसी वजह से उनको लगता होगा कि इसको बनाना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि उनमें से जो 10 देश हैं उन्हीं को 2-2 वर्ष के लिए, कोई से भी 10 देश लेके 2-2 वर्ष के लिए उनको नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। तो 5 आपको स्थायी वाला ध्यान रखना है बस, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये पूछना है कि कितने अस्थायी हैं और कितने वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना 193 टोटल मेंबर यहाँ पे होते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और मुख्यालय आपको ध्यान रखना न्यूयॉर्क, संयुक्त रहना है तो न्यूयॉर्क बनाने पड़ेंगे, न्यूयॉर्क। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते फटाक से। अगला क्वेश्चन लिखा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021, मतलब यहाँ बात 2021 की बात चल रही है। तो सीधी सी बात है कि किसकी बात हो रही है? ये बात चल रही है करंट अफेयर की बात हो रही है। देख लेते हैं कि 43 देशों की सूची में भारत के स्थान क्या है। तो ये करंट अफेयर का मुद्दा है। तो एनीवेज इसका आंसर आप देख सकते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको छोड़ देते हैं, पेंशन सूची 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला और लास्ट भी है, बहुत अच्छी बात है, 150 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ये वाला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। 3-4 इससे पहले मैंने वीडियो डाली है इसकी, तो आप पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, काफी बढ़िया डिटेल उसमें मैं आपको एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन सारे देता हूँ ना। लिखा 150 नंबर, हाल ही में बंदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया। वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? आपसे ये पूछ रहा है। तो ये किस देश के थे आपको ये बताना है। इनके नाम से ही आप जानते, अगर आप क्रिकेट में थोड़ा बहुत रुचि होगी आपकी, तो इनका आप नाम देखोगे बंदुला वर्णपुरा, आप तुरंत जान जाओगे कि ये कौन से देश के होंगे, श्रीलंका के होंगे। इनका नाम देखिए तो श्रीलंका के हैं। ये करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन था। आपसे ये पूछता कि यहाँ पे श्रीलंका हो गया, ठीक है छोड़ दीजिए। ओके ठीक है, भारत और श्रीलंका, भारत और यहाँ पे नीचे श्रीलंका है। आपको ये पूछता है कि किस जल डमरू से इनका विभाजन होता है। तो पाक जल डमरू उसको बोलते हैं, पाक जल संधि इसको क्या बोलते हैं, पाक। आप नाम से देखोगे लगेगा पाकिस्तान वाले ना, तो पाक जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। पाक जल डमरू या पाक जल संधि इसको बोला जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके,
तो ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर देना। ओके, ये अपनी जिम्मेदारी आपकी है ना। ओके, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए, मैं अपनी निभाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।